हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, जो आपकी मेहनत रंग लाई और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा आप व्हाइट बोर्ड पर पहले ही ऑलरेडी मेंशन देख रहे होंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है उस पर चर्चा करेंगे। और फिर यही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे एनसीईआरटी के बुक से दोस्तों। और जहां जहां जैसी जरूरत पड़ेगी डायग्राम की, देखिए हम पहले ही डायग्राम बनाए हुए हैं ऑलरेडी। और जहां जैसा डायग्राम का जरूरत पड़ेगा या एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ेगा, एग्जाम्पल का जरूरत पड़ेगा, जिस तरीके से आपको समझाना होगा हम उस तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं एनसीईआरटी पहले क्या कहता है, उसके बाद फिर हम अपनी कहानी या अपना जो है प्रवचन चालू करेंगे, कथा जिसको कहते हैं ना। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। पहले तो हम देख लें कि एनसीईआरटी में हम इस टॉपिक पर ही ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा आधा उस पर छूट चुका था। हम एकदम डिटेल में समझाना चाहते हैं, ना कि वन शॉट ऐसा आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए और उसी में आप उलझे रहे। देखिए, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का है। हमने ये चैप्टर आगे वाला ये पेज पढ़ा दिया था, हमारे इस चैनल पर ही ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम इसे और डिटेल में समझाने वाले हैं दोस्तों। देखिए, एनसीईआरटी का ये जो सेकंड पैरा है, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी लेकर जरूर, जब हमारा लेक्चर देखें आप जरूर एनसीईआरटी लेकर साथ में बैठे और एक पेन और एक नोटबुक जरूर लें, ताकि आप नोट करते रहें। ये कथा और कोई प्रवचन नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो कृपया आप हमारे चैनल को ना देखें। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जो पूरा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है। कार्डियक मसल बोले तो कार्डियक मतलब ही हृदय होता है या दिल होता है, और उसी का बना हुआ होता है। यानी कि ये जो हार्ट होता है ये 4 प्रकार के मसल्स से मिलकर बना होता है। हमारे बॉडी में कई प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं ना, स्मूथ मसल्स, फाइब्रस मसल्स, या फिर देखते हैं कोलेजन फाइबर, इस तरीके से। तो कई कई मसल का जखीरा ये समझ लें, ये है कई सारे मसल्स का मिलकर। इसीलिए किसी को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता है, या कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है, या हार्ट फेल्योर नहीं होता है। इतना कि तभी भी 24/7 हार्ट बीट करते रहता है उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये कई मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है। यही एनसीईआरटी में यहाँ बता रहा है। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। जो वॉल्स है, ये देखिए हम यहाँ बनाए, हमारा हार्ट जो होता है ह्यूमंस का, बर्ड्स का और क्रोकोडाइल्स का। बर्ड्स बोले तो चिड़िया, मेमल्स बोले तो हम जो भी रहे, चाहे इंसान हो या हाथी, चीता, शेर, हिरन, भेड़, बकरी, जो भी हो, गाय, भैंस, ये जो भी हो, जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे उन्हें हम मेमल्स कहेंगे। क्या? मेमल्स। और जितने चिड़िया हैं, पंछी हैं, उनके। और क्रोकोडाइल बोले तो मगरमच्छ या नाग जिसको हम कह लें, इनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी 4 खाने पाए जाते हैं। बोलते हैं ना, चारों खाने चित कर दिए, तो ये 4 खाने पाए जाते हैं। 2 ऊपर एट्रिया और नीचे 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया का साइज हमेशा स्मॉलर होता है वेंट्रिकल्स की तुलना में। तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स मिलाकर 4 कोठरी हो गए भैया, ये 4 चेम्बर हो गए। और इसका जो वाल होता है, वेंट्रिकल्स का वाल एट्रिया के वाल से थिकर होता है, यानी मोटा होता है। एट्रिया का वाल इसकी तुलना में पतला होता है, यानी वेंट्रिकल्स का वाल मोटा होता है। और उसमें भी एक और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें कि इन पूरे हार्ट्स में लेफ्ट वेंट्रिकल्स का हार्ट जो है वाल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वाल हमेशा सबसे चौड़ा होता है। एक और चीज मैं बता दूं यहीं पे, ये एट्रिया में दोनों एट्रिया को डिवाइड करने के लिए इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये जो दीवार है, देखिए ये पतली सी दिखाई है, ये इतनी पतली नहीं है, ये हम अभी और इसको मोटा करेंगे, लेकिन ये आपको बताने के लिए सिर्फ है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम जो है ये मोटी होती है, और इससे भी मोटी यहाँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये भी मोटा होता है, ठीक होते हैं। तो इस तरीके से आप जाने रहे। तो इन सभी वालों में सबसे ज्यादा थिक जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्स होती है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में ये क्या कह रहा है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। कार्डियक मस्कुलेचर, ये मांस का एक समझ लीजिए कि गांठ समझ लें अपने देहाती भाषा में, या एक पैच होता है, कई मसल्स का टिश्यू होता है
जिसे एसए नोड कहते हैं। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। मैं अभी इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक अभी ऊपर ऊपर से बता रहे चल रहे हैं। एक ये राइट अपर कॉर्नर पर, कहा राइट अपर कॉर्नर पर राइट एट्रिया में पाया जाता है एसए नोड, जिसे हार्ट ऑफ हार्ट भी हम यूं कह लेते हैं, इसे पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि यही हार्ट बीट को रेगुलेट कराता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये एसए नोड होता है। अच्छा, इसी एट्रिया में वेंट्रिकल के पास और एट्रिया के लास्ट में, ये देखिए यहाँ लोअर कॉर्नर पर, कहा लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर, राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है। फिर यहीं पर आ जाएगा वेस्कुलर, ये बंडल पाया जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट एंड राइट बंडल आ जाएगा, और फिर इसी को परकिंजे फाइबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा हम डिटेल बताएंगे, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी इसलिए बता रहे हैं, अभी हम वैसे ही बता दें पूरा डिटेल में, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो हमारे भैया हैं या सर हैं, ये हमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं बता रहे हैं। हाँ, उसको डिटेल में बता रहे हैं, वो अलग बात है। तो देखिए दोस्तों, specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node. Another mass of the tissue is seen in the lower left corner. देखिए हमने जो पहले बताया था lower left corner पर है, देखिए ज्ञान है ना हमारे पास। हाँ है, lower left corner of, कहाँ है, हाँ कहाँ पढ़ रहे थे दोस्तों, हाँ राइट एट्रियम, एक मिनट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर क्लोज टू लोअर, देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लोज टू मतलब एकदम करीब में, क्लोज माने बंद वाला नहीं, ये क्लोज बोले तो करीब में है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्यों नाम इसका रखा गया, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है, जो वाल पाई जाती है, जो बॉर्डर पाया जाता है, उसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। देखिए यहाँ लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के एकदम करीब में है, इसीलिए क्लोज टू कहा गया है। समझ में आया? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रिया वेंट्रिकल, इसीलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड माने गांठ होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब मसल्स का एक गांठ समझ लें यूं अपने देहाती भाषा में। कहीं यहाँ देखो हम गांठ भैया, ये थोड़ा थोड़ा फूला दिखाते हैं, तो ये गांठ की तरीके से होता है, ये भी और ये भी, इनका फंक्शन ही है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। बाहर से कहीं से यहाँ पर एनर्जी नहीं दी जाती है हार्ट को बीट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एसए नोड और एबी नोड, और फिर यहाँ पर क्या कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है, फिर यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट बंडल होता है, और फिर परकिंजे फाइबर होता है। कुल मिलाकर 5 पार्ट होते हैं जिसे नोडल टिश्यू कहा जाता है, और यही हार्ट को हार्ट बीट करने में मदद करते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिससे हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया होती है, और हमारा हार्ट बीट 24/7 हार्ट बीट करते रहता है। इसी को एक बार हार्ट बीट करने को कार्डियक, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसी तरीके से हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। कितनी बार? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। लेकिन इसे एवरेज में अगर देखेंगे, औसत में देखेंगे, तो 72 बार 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। आइए दोस्तों एनसीईआरटी में देखते हैं क्या कहता है। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node. A bundle of the nodal fiber, atrioventricular bundle, continues from the AVN, atrioventricular node, which passes through the atrioventricular septa, emerges on the top of the interventricular septum, and immediately divide into the right and left bundle. अब ये सारे कथा और प्रवचन का मकसद ये हुआ, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, ये देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी ये दीवाल है, इसको हम मोटा भी कर दें ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये चीजें बात किस पे हो रही है। देखिए इसको हम ऐसे पतला पतला बनाए हैं, ये देखिए ये सेप्टा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये देखिए ये वाल है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है ना, तो सेप्टा क्या है, ये दीवाल जो है ना, इसी को सेप्टा कहते हैं, यानी जो दो चीजों को अलग अलग डिवाइड करके बांट दे,
इसी को सेप्टा कहते हैं। तो ये जो ये दीवाल है, इसी दीवाल पर ये वाल लगा हुआ है। ये देखते हैं ना आप, नदियों पर जो है बांध लगा रहता है, तो वहां पर एक साइफन लगा हुआ होता है जो पानी को रोकने का काम करता है। तो उसी तरीके से ये वाल है, ये बंद हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ ब्लड नहीं आ पाएगा। तो इसी को सेप्टा कहते हैं। ये जो वाल है एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करती है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसलिए नाम दिया गया है कि एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करती है। तो ये एवी नोड जो है दोस्तों, ये एवी नोड आकर यहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बन जाता है। बंडल क्यों कहते हैं? कई चीजों का जब समूह होता है उसी को बंडल कहते हैं। कैसे? अब 10 एक गन्ना है, वो सिंगल एक है, यानी एक शुगर केन है। अब एक गन्ने को अगर ऐसे गट्ठर बना दे, 10 गन्ना बांध दिया जाए तो एक बंडल हो गया। कहते ना एक बंडल ले आओ भैया, एक बंडल बीड़ी का आपने सुना होगा, हंसी मजाक के तौर पर देख ले, बंडल बीड़ी दे दो, एक बंडल बीड़ी दे दो। एक बंडल बीड़ी में कितनी बीड़ी होती है? हालांकि ये शिक्षक से ऐसी उम्मीदें ना करें, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो जो बच्चे देखे होंगे एक बंडल सिगरेट, एक बंडल बीड़ी, तो बंडल क्या है? उसमें कई सारे पीसेस है ना, इसीलिए उसका नाम बंडल है। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे नर्व्स हैं, ये कई सारी नर्व्स हैं यहाँ पर, इसीलिए इसे बंडल नाम दिया गया। अब समझ में आया क्यों बंडल है? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, ये नोड था और यहाँ पर बंडल आ गया, ये जगह पर। अभी हम एरो से मार के दिखाएंगे। देखिए ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इसको हम यहीं पर इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। हालांकि हम इसे सोचे थे कि एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद बताएंगे, लेकिन यही बता दे रहे हैं। साइनो एट्रियल नोड क्या है? ये साइनो एट्रियल नोड यहां पर लिख देंगे, तो अभी हम इसको इंडिकेट कहां से करेंगे यार? अच्छा चलो, फिर भी हम यहां लिख दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। साइनो एट्रियल नोड, एट्रियल नोड, ये जो ये वाला जो है, ये गांठ जो है साइनो एट्रियल नोड है। और ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर। क्यों समझ में आया इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर पड़ा? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के पास पाया जाता है। नोड, नोड मतलब गांठ है। अगर ना समझ पाए तो आप यहां मैं लिख देता हूं, हालांकि ये सब हिंदी ठोस है, इसलिए बताया जा रहा है ताकि हर वो बच्चा जो देहात में हो, कहते हैं ना कि समाज के एकदम दबे कुचले हिस्से से हो, जहां एकदम शिक्षा बहुत ही कम मात्र की हो, वो भी ये चीजें समझ ले जाए। इसलिए हम इतना आसान भाषा का यूज कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल भाषा का यूज कर रहे हैं। तो एसए नोड, एवी नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। दोस्तों इतना आसान से समझाएंगे कि आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम मजा आ जाएगा, नहीं आएगा तो पैसा वसूल है। हाँ, अब ये देखिए राइट एंड लेफ्ट सेप्टा, राइट एंड लेफ्ट बंडल, इसको हम क्या कहेंगे? बंडल। अब बंडल को आप तो समझ में आ गया होगा क्यों बंडल कहते हैं। बंडल कई चीजों का गिरोह रहता है, उसी को बंडल कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारा आ गया परकिंजे फाइबर। क्या? परकिंजे फाइबर। अभी हमें यहाँ ये बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसको डिटेल में समझाने के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और दूसरा मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए। ये देखिए ये हमारा आ गया राइट एंड लेफ्ट बंडल। ये देखिए जो यहाँ से आके डिवाइड हुआ है राइट एंड लेफ्ट, अगर हम इसको यूं अगर मिटा दें और ये एरो डायरेक्ट यहाँ लगा दे तो और अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ से जहां से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट बंडल हो गया और ये परकिंजे फाइबर हो गया। इस दोनों को मिलाकर, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जब तक कि हम एनसीईआरटी को खत्म कर लें ये झंझटमारी, तब हम इसे अपने हिसाब से समझाएं कि ताकि आपको और समझ में आए। हाँ, तो हम कहा थे कि राइट एंड लेफ्ट डिवाइड हो रहा है, यही जो वेस्कुलर बंडल, यही जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ये फर्दर कहां से आएगा? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की दीवार के अंदर से ही होता हुआ, क्या ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। अब इतना कुल अंग्रेजी ना सीखे, आप ये देख लीजिए कि इन दोनों वेंट्रिकल्स के दीवार से होते हुए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है आता है और आगे जाकर फर्दर डिवाइड होता है।
जिसे राइट और लेफ्ट बंडल कहते हैं, और यही बंडल आगे जाकर और फर्दर जाता है और वेंट्रिकल्स के दीवार में, वेंट्रिकल्स के वाल्स में ये जाता है, और इनमें से कई बारीक 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 फाइबर्स तरीके से रेसे निकलते हैं। गांव में कुचरी देखे हो भैया, जेका कातिन बढ़नी सीख काटे जाती ना, वही के जैसा देखो इसमें से ना निकला है। गांव में कहते नहीं बढ़नी ले झाड़ू मारते महिलाएं जाती हैं कस काटने, जो है मुंह जूझका रहता है वो जुंटा में से काटते हैं, तो उसी के तरीके से इसमें से देखो कुछ रेसा निकला हुआ है, इसी को फाइबर कहते हैं। अभी मैं इसको इंग्लिश में लिखकर बताऊंगा। तो ये फाइबर्स होते हैं, ये सारे पार्ट देखिए, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पार्ट मिलाकर आपके क्या बनते हैं, नोडल टिश्यू बनते हैं। नोडल टिश्यू, नोड वाले टिश्यू मतलब सेल्स का ग्रो, ये सभी मिलाकर, और यही सभी लोग मिलकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या? एक्शन पोटेंशियल। ये हार्ट, ये एट्रिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तभी एट्रिया सिकुड़ती और रिलैक्स होती है। और ये बाकी 3 जो हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और फिर राइट बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर, यानी इन दोनों को मिलाकर हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये वेंट्रिकल को सिकोड़ने और रिलैक्स करने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से ये है। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे दोस्तों। हाँ, तो हम कहाँ आते हैं, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर atrioventricular bundle continue from the AVA atrioventricular node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum, immediately divide into the right and the left bundle, जो हमने पहले बताया राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो रहे हैं। और उसके बाद क्या है, राइट एंड लेफ्ट बंडल, यार लाइन इधर इधर से आंख से चली जा रही है देखने में, हमको लगता है चश्मे की जरूरत है क्या। These branches give rise to the minute fiber. These branches give rise to the minute fiber. अब ये जो ब्रांचेस हैं, ये माइन्यूट फाइबर यानी छोटे छोटे फाइबर इसमें निकल जाते हैं, रेशे निकल जाते हैं। देखिए ये, यही दीज ब्रांचेस, ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल थे, अब इन्हीं में माइन्यूट फाइबर आ गए। अब देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, और इनमें से जो ये आए थे बंडल, इनमें से नए छोटे छोटे फाइबर्स निकल गए। वही बता रहा है एनसीईआरटी, दीज ब्रांचेस गिव rise to the minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and called the Purkinje fiber. और इन्हीं को परकिंजे फाइबर, ये जो फाइबर निकले हुए हैं इसी बंडल में से, इन्हीं को परकिंजे फाइबर कहते हैं। समझे? The nodal musculature has the ability to generate the action potential without any external stimuli. और ये जो नोडल है ना, नोडल मस्कुलेचर, ये जो मस्कुलेचर है, ये मांस के गट्ठे जो हैं, इनके पास एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बिना किसी बाहरी एनर्जी के, यानी इसीलिए हमारा हार्ट 24/7 हार्ट बीट करते रहता है। मतलब ये आत्मनिर्भर है, यूं कहने की अभी मौजूदा गवर्नमेंट की भाषा में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तभी ये चल भी रहा है। अगर आप दूसरे पर निर्भर हो गए तो आपको जब वो चलाना चाहेगा, उसकी चाबी जब चाबी भरेगा तभी आप चलेंगे। तो आप आत्मनिर्भर बनिए इस हार्ट की तरह। आपके अंदर भी एक रहस्य है जो आपको ये मोटिवेट कर सकता है कि किस तरीके से चला जाता है। अपनी खुद की मैकेनिज्म बनाइए। हाँ, the ability to generate the action potential without the any external stimuli, it is auto excitable। ये खुद ही अपनी ऑटो एक्साइटेबल यानी खुद ही एक्साइटेड होता है, खुद ही उत्तेजित होता है, वही कहना चाहता है। However, the number of the action potential that could be generated in the minute very different part of the potential 70 to 75 time per minute। वही बता रहा है कि ये 70 से 75 बार, यानी कई बार इसकी घटता और बढ़ता रहता है, वैरी करता है। तो यानी कि लगभग 70 से 75 बार ये बीट करता है, धड़कता है, वही बता रहा है यहाँ। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यही एक्शन पोटेंशियल जो हमारे हार्ट के कंट्रैक्टाइल को मेंटेन करता है, यानी सिकुड़ना या रिलैक्स होने की प्रवृत्ति को यही मेंटेन करता है, यही ये नोडल टिश्यू ही। और इसी के आधार पर हम कहते हैं हमारा हार्ट 70 से 75 बार धड़कता है। जब ये जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उतनी बार हमारे हार्ट बीट होंगे, वही कहना चाह रहा है यहाँ एनसीईआरटी। मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द
अच्छा देखिए, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग दो वर्ड आया है, वर्ड पर भी ध्यान दें, हमने कहा था वर्ड वर्ड हम समझाएंगे, वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे। इनिशिएटिंग मतलब शुरुआत करता है हार्ट बीट का, और मेंटेनिंग मतलब यानी मेंटेन करता है, जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब ये उसे मेंटेन भी करेगा, और जब हार्ट बीट बहुत कम होंगे तब उनको बराबर भी लाएगा। मेंटेन मतलब एक सामान्य स्थिति बनाए रखना करते हैं इसको। कैसे? जैसे एथलीट, या हम जब एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट दौड़ता है, रेसिंग करता है या कुछ करता है तब उसके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। क्या हमारा हार्ट बीट हर बार समान ही रहता है 70 से 75 बार या 72 बार पर मिनट हर बार वैसे ही धड़कता है? क्या नहीं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट और बढ़ जाता है। एथलीट्स बोले तो खिलाड़ियों में हार्ट बीट और ज्यादा हो जाता है, तो उनको मेंटेन करने का काम भी इन्हीं टिश्यूओं को दिया गया है, नोडल टिश्यूओं को दिया गया है, यानी उनको नॉर्मल अवस्था में भी लाते हैं। और किसी पेशेंट का हार्ट बीट कम भी अगर हो गया तो यही है जो उसे फिर मेंटेन करके नॉर्मल स्टेज में लाते हैं दोस्तों। Therefore it is called the pacemaker, और इसीलिए इसे ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं, यानी हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं इसे। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स एन अ मिनट, एवरेज 72 टाइम पर मिनट। दोस्तों अब ये हो गया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन था। अब इसे हम अपने वे में समझाएं तो यूं देख लें, इसे हमारे तरीके से आप समझेंगे तो यूं समझ लें कि ये जो एसए नोड है, देखिए अब हम इसको समझाते हैं किस तरीके से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए ये हमारा हो गया वेना केवा। ब्लैक पेन ले लेते हैं हम ताकि और चीजों को समझने में आसानी हो। ये हमारा हो गया वेना केवा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा, कहां से? बॉडी टिश्यू से हमारे ब्लड आए, अब बॉडी टिश्यू या सेल से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन लेगा? वो वेन्यूल्स लेंगे, वेन लेंगे और फिर वेना केवा। वेन्यूल्स यानी बारीक बारीक, पहले कैपिलरी होता है फिर वेन्यूल्स में आएगा। कैपिलरी यानी बारीक सी नलिका जो ब्लड सेल्स के थ्रू जो है आती है, सेल्स से एकदम सटा हुआ जो बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, नलिकाएं होती है, बहुत बारीक होती है। जैसे आंख में कभी कभी लाली आ जाती है ना, तो देखते हैं बारीक बारीक नसें दिखाई देती है, वही कैपिलरी है। अब इससे बढ़िया एग्जांपल मैं नहीं दे सकता हूँ। आंख जब आप कभी ऐसा मिसले और लाली आ गई आंख में, तो बारीक सी नस की तरीका कुछ लाल लाल दिखाई देता है, वो कैपिलरीज दिखाई देती है। तो कैपिलरीज से ब्लड किस में आया? वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन में आया, और वेन से मेजर वेन में आया जिसे वेना केवा कहते हैं। अब ये हमारे सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा कहां लाया? राइट वेंट्रिकल्स में। किसमें? राइट वेंट्रिकल्स में। ये आरबी मतलब राइट वेंट्रिकल्स, और ये देखिए एलवी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये दोस्तों जगह नहीं है इसके लिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। और ये देखिए राइट एट्रिया है ये, सॉरी दोस्तों, ये राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब देखिए ये जब डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रिया में आया, इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं और सांस हमारे एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से जो अटैच कैपिलरी होती हैं तो वो ऑक्सीकरण हो जाती है, ऑक्सीडेशन होती है उनका, और वो ऑक्सीजन लेती हैं, और वो ब्लड कहाँ जाती है? आर्टरीज में, पहले कैपिलरीज में, फिर आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में, और इसी तरीके से कहा? एवर्टा में जाती हैं, और एवर्टा से ब्लड होते हुए हमारे लेफ्ट एट्रिया में आता है। कहा? लेफ्ट एट्रिया में। यानी देखिए यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा आएगा लंग्स के थ्रू, वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रिया में आएगा। तो अब देखिए यहाँ राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब इसमें ब्लड जब आ गया तो ये दोनों, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व और इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसको ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इसको थोड़ा मोटा बना देने ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ये देखिए इसे मिट्रल वाल्व कहते हैं और इसे ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 कप्स इसमें बने हुए हैं। देखिए 3 बार इसे आने का रास्ता है ना ब्लड के। ये देखिए यूं देख लीजिए, एक हो गया, 2 हो गया
और ये देखिए ये 3 हो गया, ये एवी नोड मिट गया दोस्तों। तो देखिए 3 रास्ता है ब्लड के इंटर होने का, 3 बार आने का जगह है, यानी 3 वाल लगे हैं, 3 वाल लगे हैं ब्लड को रोकने के लिए या जाने के रास्ता देने के लिए। तो इसीलिए इन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये हमारे। और ये बाइकस्पिड वाल्व, क्या? बाइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड क्यों? क्योंकि देखिए 1 और ये 2 बाइकस्पिड वाल्व है। अब मैं इसको मिटा दूं ताकि ये बहुत घान हो जा रहा है, अभी और समझाना जरूरी है दोस्तों। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्यों है तो आपको समझ में आया होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। अच्छा, जब यहां पर ब्लड आ गए तो ये दोनों वाल्व पहले से ओपन रहते हैं। कौन? ये दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब ओपन रहेंगे तो ब्लड किसमें भी आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, दोनों में आ जाएगा। अब ये जब इसमें ब्लड दोनों में आ गया और यहां से ब्लड यहां आ ही रहा है, तो ये दोनों से चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं, जिन्हें हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट। एक कार्डियक साइकिल कैसे हम गिनते हैं? सबसे पहले हम ज्वाइंट डायस्टोल होगा, यानी चारों हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होंगे। फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी ये एट्रिया सिकुड़ेंगी। फिर एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर ये वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, सिकुड़ेंगे। और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, यानी फिर ये वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होंगे। यानी एक कार्डियक साइकिल में कुल 4 स्टेज होते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तब जाकर एक हमारा हार्ट बीट होता है, यानी हमारा एक बार हार्ट धड़कता है। और एक बार जब हार्ट धड़कता है तो कितना टाइम ये लेता है? एक बार हार्ट धड़कने में 0.8 सेकंड टाइम लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड। लेकिन ये वेरी करता है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, दौड़ेंगे, तो ये टाइम ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट में अभी हम नॉर्मल स्टेज में 72 बार जो है हमारा हार्ट बीट होता है। लेकिन जब हम दौड़ने लगेंगे, एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो हो सकता है कि ये 72 से 78 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए। तब ये ड्यूरेशन 0.8 का जो है और घट सकता है। समझे? तो इस तरीके से ये रहता है। तो अब हमने बताया जब इसमें हार्ट में ब्लड आया और ये दोनों वाल्व खुले रहे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब क्या होगा? ये वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ गए तो फिर ये नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। नोडल टिश्यू जो है, एसए नोड, एवी नोड और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर, अब इनका काम आया। तो अब ये एसए नोड और एवी नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो एट्रिया सिकुड़ेगा, एट्रिया सिकुड़ेगा यानी सिस्टोल होगा। और जब सिस्टोल होगा तो इसके वॉल्यूम घटेंगे। क्या? वॉल्यूम घटेगा। अब वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। किसी एक डब्बे को ले ले, उसका ढक्कन बंद करना, उसको दबाएं तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा और उसमें प्रेशर बढ़ेगा ना, हवा दबाव पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें भी है। अब जब ये प्रेशर जब बढ़ेगा यहाँ पर तो क्या होगा? इस वाल पर यहाँ के जो ब्लड थे, अब ये 30% और ब्लड फ्लो कहाँ करेंगे? वेंट्रिकल्स में। कहाँ? जो पहले आ ही रहा था, दोनों ये दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन थे, ब्लड पहले ही वेंट्रिकल्स में आ रहा था। लेकिन जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड और जल्दी इसमें आएगा। किसमें? वेंट्रिकल्स में। यानी लगभग 30% और ब्लड फ्लो किसमें हो जाएगा? वेंट्रिकल्स में। अब जब यहाँ ब्लड आ गया तब अब इनका जो रोल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जो है बंडल है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और परकिंजे फाइबर और क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस जो है दोस्तों, ये बंडल ऑफ हिस, अब इनका मेन रोल आया। अब ये क्या काम करेंगे? अब ये इस वेंट्रिकल्स को क्या कहते हैं? सिकोड़ेंगे। इस वेंट्रिकल्स को सिस्टोल करेंगे। अब ये जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, अच्छा हाँ दोस्तों,
अब जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब इनका वॉल्यूम घटेगा, किनका, इन वेंट्रिकल्स का। और ये एट्रिया, अब जब इनका वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अब ब्लड पे ही तो दबाव आएगा, जब इसमें ब्लड पहले से फिल है। तो जब ब्लड पे दबाव आएगा तो ब्लड यहाँ भी भागना चाहेंगे और नीचे भी भागना चाहेंगे। अब इन नीचे साइड में देख लीजिए, यहाँ पर जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा समझने के लिए। ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, तो ये हमारा गया पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जुड़ गया। और यहाँ से हमारा एक जो है हमारी एक नलिका निकली, यूं देख लें हम, नहीं तो समझ में, इसको अलग से समझाना चाहिए था, लेकिन चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक नलिका यहाँ जुड़ी है, समझ लो, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, या यूं मिटा लें, यहाँ जगह ना होने की वजह से, आप इतना अगर समझदार हैं तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। ये देखिए, यूं जोड़ लें हम, तो एक नलिका इस तरीके से और इस पे वाल लगा हुआ है, ये हमारा अवोल्टा हो गया, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। क्या? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये जो हमने बनाई है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये नलिका जो हमारी है, ये जानिए एक नलिका है यहाँ पर। इतना तो समझिए आप, अगर इतना समझ ले जा रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जब यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तब ये ब्लड जो है बैक फ्लो होना चाहेंगी कि उल्टे जाए, क्योंकि ये नलिका पहले खुली थी, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुले थे, अब ये ब्लड बाहर के पीछे की तरफ फिर भागना चाहेंगे, लेकिन वाल्व का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, यानी सिंगल डायरेक्शन में फ्लो को करना। तो अब ये वाल्व क्लोज्ड हो जाएंगे। अब ये जब ब्लड इस पर प्रेशर पड़ेगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, अब ये ब्लड इस तरफ भागने चाहेंगे, जब ये सिकुड़ेगा ना वेंट्रिकल्स, तो ब्लड यहां पर जब भागना चाहेंगे ये साइड से, तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ये वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा, और ये वाल्व देखिए इस तरीके से बना ही है कि जब इस तरीके से ब्लड जाएंगे तो खुद ये वाल्व बंद हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड होंगे, तब एक आवाज आएगी, बोलते हैं जेरा धड़की, करे जवा धड़की, ये बाबू, तब एक आवाज निकली का लब। जैसे ही ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड होंगे तो एक साउंड जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लब, फर्स्ट हार्ट साउंड हो। क्या ये? फर्स्ट हार्ट साउंड होगा। क्या? फर्स्ट हार्ट साउंड। मेरे दिल की है आवाज, यही दिल की आवाज आएगी लब से, कहीं लब से आएगी दिल की आवाज, मेरे दिल की है आवाज। ये जो दिल की आवाज, यही ये क्लोज होगा ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। जब ये ब्लड इस तरीके से फ्लो करेंगे तो ये वेंट्रिकल्स, एट्रियोवेंट्रिकल्स वाल्व, ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा, जिसे लब कहेंगे। अब देखिए, अब जब ये वाल्व क्लोज हो गए, फिर भी ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है इस पर, और ये वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं, तब अब क्या करेगा? अब ये ब्लड फिर भागना चाहेंगे कहीं और। तो देखिए यहाँ पर जो हमने वाल्व बनाया था, देखिए हमने पल्मोनरी आर्टरी बनाई है ना, यहाँ सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझिए थोड़ा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी पर एक वाल्व है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमने बनाया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। दोनों वेंट्रिकल के साइड में एक एक वाल्व लगे रहेंगे। जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व है, इसे भी हम एसीएल कर दें, सेमी लूनर वाल्व, एसीएल भी कर दें, सेमी लूनर वाल्व। तो ये भी है, ये दोनों साइड में है। राइट वेंट्रिकल्स पर आपके आ जाएगा एवोल्टा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स पर आपका आएगा पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे आ जाएगा एवोल्टा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोल्टा में जाएगा। तो अब यहां पर सेमी लूनर वाल्व लगे हुए हैं, जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, और जब ये वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोल्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू को चला जाएगा। एवोल्टा के थ्रू कैसे जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, यानी कई नलिकाएं यहाँ एवोल्टा से निकलेंगी, कई पाइप निकलेगी। जैसे आपके शहर में बहुत पानी का अगर पानी सप्लाई किया जाता है तो बहुत बड़ी एक पाइप होती है जो शहर के लिए होती है, फिर उससे एक ब्रांच निकलता है पाइप का, थोड़ा कम चौड़ा कम मोटा होता है, जो आपके कस्बों में आता है। फिर उस कस्बे में
फिर कई बारीक बारीक पाइप लगा दी जाती है जो आपके गली मोहल्लों और घर में आती हैं वो पाइपें। इसी तरीके से इस अवोर्टा से कई ब्रांचेस निकलेंगी, आर्टरीज की, आर्ट्रियोल्स की, और फिर कैपिलरीज की। फिर ये सारी कैपिलरीज आपके ब्लड टिश्यू और ब्लड सेल्स को पहुंचाई जाएंगी। गॉट इट आर नॉट? इसी तरीके से यहां भी है, ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स उसको ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करके यानी ऑक्सीजन दे देगा, और फिर वही पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स को, और लंग से पल्मोनरी वेन्स आएगा जो यहां पर है। देखिए दोस्तों, यहां से ऐसे आएगा ये ब्लड, और ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, और यहां से ऑक्सीडे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा यहां पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहां पर, लेफ्ट एट्रिया में आकर इंटर कर देगा। इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। इस एक प्रक्रिया में जिस तरीके से वेंट्रिकल सिकुड़ा, ये सारे रिलैक्स हुए, फिर ये इसमें ब्लड आया, और फिर ये सिकुड़े, फिर ये वाल्व क्लोज हुआ, फिर जब इसमें और प्रेशर बढ़ा तो ये वाल्व ओपन हुए। अच्छा दोस्तों, जब ये वेंट्रिकल्स, फिर जैसे हमने पहले बताया कि जब ये वाल्व बंद हुए, वेंट्रिकल सिकुड़ा तो ये वाल्व बंद हुए, जब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुए तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट हुआ जिसे हम लब कहे। फिर ये वेंट्रिकल्स और जब सिकुड़ेगा और कंट्रैक्शन होगा और सिस्टोल होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो तब ये दोनों वाल हमने बताया ना कि सेमी लूनर वाल ओपन होंगे, सेमी लूनर वाल ओपन हो गए। अब ब्लड फ्लो करने लगा बॉडी टिश्यू तक के लिए जाने के लिए, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू सेल्स और बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यू को, और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे लंग्स को जाने लगा। तब अब यहां प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड निकलने लगा। जब यहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा तब ये रिलैक्स स्टेज में आएंगी। जब ये रिलैक्स स्टेज में आएंगी तो इनका प्रेशर डिक्रीज होगा, तो अब यहाँ फिर ब्लड आना चाहेगा। अब ये बैक फ्लो होगा ना, ये ब्लड अगर चाहे यहाँ, जब यहाँ प्रेशर कम हो, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब फिर ये बैक फ्लो करना चाहेंगे, ये आर्टरीज और एवोर्टा के जो ब्लड है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड है और एवोर्टा के ब्लड है, फिर सोचेंगे कि बैक फ्लो करके पीछे फिर आए क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया। लेकिन ये वाल्व जब ऐसा होगा तब ये वाल्व फिर बंद हो जाएंगे क्योंकि बैक फ्लो ना हो, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में ना आए, तो सेमीलूनर वाल्व फिर क्लोज होगा। जैसे ही सेमीलूनर वाल्व क्लोज होगा, सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होगी, यानी दूसरे बार हार्ट आवाज देगा, दिल की आवाज फिर आएगी। तब उस सेकंड हार्ट साउंड को क्या कहेंगे? डब। क्या? डब। अब डब की आवाज आएगी सेकंड हार्ट साउंड की, तो जिसको हम डब कहेंगे। दूसरा हार्ट साउंड क्या होगा? डब की, डब साउंड होगा, डब। ये देखिए DUB, डब सेकंड हार्ट साउंड होगा। ये सेकंड हार्ट साउंड, दो हार्ट साउंड एक हार्ट बीट में जनरेट होते हैं, एक लब और दूसरा डब। लब साउंड आता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने से, यानी दोनों हार्ट साउंड क्या होते हैं? क्लोज होने पर आते हैं, ना कि ओपन होने पर। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर आता है जिसे लब कहते हैं, और सेकंड हार्ट साउंड जो होता है वो सेमी लूनर वाल के क्लोज होने पर होता है जिसे डब कहते हैं। अब कहेंगे क्लोज होने पर क्यों आता है, ओपन होने पर क्यों नहीं आता है? उसका एक एग्जांपल ले लीजिए। आप जब घर बनवाएंगे या घर में आपके दरवाजा लगा रहेगा और वो दरवाजा अच्छे बढ़ई से लगवाएंगे, यानी वो चर चर खोलने पर करे, ऐसा नहीं, वो ओपन हो जाए आसानी से, उसमें अच्छा कब्जा लगा हुआ हो, अच्छा मिस्त्री बनाया रहेगा तो फ्री रहेगा दरवाजा। जब दरवाजा आप खोलेंगे तो कुछ आवाज नहीं आता है। लेकिन कभी आपने देखा है जब दरवाजा ऐसे कोई किसी ने बंद किया और झटके में बंद कर दिया हल्का, तो वो जाके दीवार में लड़ जाता है ना, कैसा ऐसा दरवाजा खोले। एग्जाम्पल तुम्हें देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको एकदम चीजें को रिलेट हो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। देखिए अच्छे क्वालिटी का दरवाजा है, ऐसा है, ओपन है, खोल दिए, या कहीं लड़ने का कोई चांसेस ही नहीं, आवाज ही नहीं आया।
अब यही दरवाजा बंद किया, कोई ऐसा जल्दी में बंद कर दिया तो यहाँ आए तो आवाज आई ना। यहाँ देखो कितना जल्दी झटके में खोलो, यहाँ आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आई तो हमारे हाथ में लड़ा या किताब में लड़ा तो आवाज आई। इसीलिए जब क्लोज होता है तो लड़ने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आवाज आती है। तो आपको आप ये चीजें समझ में आई क्यों? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि आपको बताएगा दरवाजा क्लोज हुआ बंद हुआ तो आवाज क्यों आ रही है। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि दरवाजा जब खोलते हैं तो कहीं लड़ने का चांसेस नहीं है, और दरवाजा जब बंद करेंगे तो चौखटा जो क्या बोलते हैं चौखट पे लड़ने का वो चांसेस रहता है ना, इसीलिए आवाज आती है ना दरवाजा बंद करने पर। इसी तरीके से यहाँ वाल्व भी है, जब ये ओपन होगा तो कोई आवाज नहीं आएगी, और जब क्लोज होगा तो डब की आवाज आएगी सेमुलर वाल्व से। तो एक हार्ट बीट में 2 साउंड जनरेट होंगे, एक लब और एक डब। और ये पूरा हार्ट का जो कार्डियक साइकिल एक वो 0.8 सेकंड में होता है नॉर्मल में, और अगर ये एथलीट वगैरह हो गए तब इनके जो ड्यूरेशन घट सकती है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आएंगी। हमारे अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताना भूल गया, मैं ये तो सब बेसिक चीजें था। ये एसए नोड, एवी नोड, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर राइट लेफ्ट बंडल, और या परकिंजे फाइबर, ये जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो इन्हीं के द्वारा हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, सिकुड़ते या नॉर्मल अवस्था में आते हैं। ये 1 मिनट पर 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और 1 मिनट में 70 से 75 बार हमारा हार्ट धड़कता भी है। तो जितने बार ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, नोडल टिश्यू इन्हें कहते हैं, एबी एसए नोड को यानी साइनोएट्रियल नोड को, एबी नोड को, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल को, राइट एंड लेफ्ट बंडल को, और परकिंजे फाइबर, ये कुल मिलाकर 5 इनकी संख्या होती है जिन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं। और ये जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे उतने बार हमारा हार्ट बीट करेगा, दिल हमारा धड़केगा, करेजवा धड़केगा, जियरा धड़केगा। तो इसीलिए ये पर मिनट में 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो अब आइए हम देखते हैं कार्डियक साइकिल के बाद। अच्छा हाँ, ये एक बार में ये जो हमने पूरी प्रक्रिया बताई थी कि हार्ट ऐसा सिकुड़े, एट्रिया सिकुड़ेगा, वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, रिलैक्स होगा, ये जो भी हो, ये 0.8 सेकंड में होगा, वो एक कार्डियक साइकिल था। इसी तरीके से 72 बार हमारा 72 कार्डियक साइकिल होते हैं 1 मिनट में। अब आइए देखते हैं कि कार्डियक साइकिल के बारे में क्या है। एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल वही चीज जो मैं समझा चुका हूं, वही ये एनसीईआरटी कहने वाला है। आप चाहें तो मैं इसे दोहरा दूं, और नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो यही कार्डियक साइकिल है जितना हमने डिटेल में बताया है। फिर भी हम पढ़ देते हैं एनसीईआरटी को। कार्डियक साइकिल, हाउ डज हार्ट फंक्शन, दिल कैसे काम करता है वही पूछ रहा है। हाउ डज हार्ट फंक्शन, लेट अस लुक टू अ बिगिन विद ऑल 4 चैम्बर। हम शुरुआत से देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विथ, हम शुरू से देखते हैं कैसे हार्ट काम करता है, फंक्शन करता है। ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट, दे आर इन द ज्वाइंट डायस्टोल। हमने जैसे पहले बताया था कि हार्ट पहले ज्वाइंट डायस्टोल करेगा यानी चारों चैम्बर रिलैक्स रहेंगे, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा यानी एट्रिया सिकुड़ेगी, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा यानी वेंट्रिकल फिर रिलैक्स स्टेज में आएंगे। मैं इसको लिखकर बना दूं क्या, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको नोट भी बनाना है। मैं ऐसे कथा बांचूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भैया बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे और आपको रिवाइज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम भी उसी स्टेज से गुजर चुके हैं। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो ये चीज है कि हम वहां से गुजरे होंगे ना दोस्तों। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम आपको यहाँ पर लिखकर बता देते हैं, ताकि आप याद कर ले, या चार्ट बना ले, या नोट बना ले, तब आपको याद रहेगा। एक कार्डियक साइकिल में कुल कितनी अवस्थाओं से कार्डियक साइकिल होता है, वो चीजें आपको याद रहना जरूरी है, और मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे दोस्तों। बड़ी कलाकारी कर चुके दोस्त, ये सब पूरा बना बना के नहीं, ये सब करना पड़ता है भाई। हाँ, तो और बताइए क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? थोड़ा मौज मस्ती में रहकर पढ़ाई करिए, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करने से कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम सीरियस रहेंगे तभी आपको कुछ चीजें आएंगी।
करने ना, खुद को यूं ना आजमाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, कुछ काम ले इन हसीन होठों से, बातों बातों पे मुस्कुराया कर, और चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। हाँ, तो बारिश का महीना है, कभी कभी नहा भी लिया करो, महिला बन के ना बैठा रहा करो, ये बहुत बुरा लागत हम में, दूर से गन्ना तो मर दे ना ही हो। ये सब मजाक था। हाँ, देखिए, एक कार्डियक साइकिल एक कार्डियक साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? यूं लिख लें कि 1 कार्डियक साइकिल में 1 कार्डियक साइकिल रन लिख लेंगे, रन बाई 4 स्टेप। फोर स्टेप। नंबर 1, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल मतलब सब साथ में मिलकर, ज्वाइंट मतलब साथ वाला ना, तो ज्वाइंट डायस्टोल यानी सभी चारों चेंबर रिलैक्स स्टेज में रहेंगे। नंबर 2, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल मतलब एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल। अभी मैं पूरा लिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एट्रियल सिस्टोल, ये वाई है भाई। हाँ, एट्रियल सिस्टोल। नंबर 3, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और चौथा नंबर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब दोस्तों ये आप लिख लीजिए ताकि आपको ये फायदा करे। ये देखिए, ये पूरा स्टेप है। अब इसको मैं समझाता भी हूं, तब तक मैं पानी पी लूं, आप तब तक नोट करिए दोस्तों। एट्रियल ज्वाइंट सिस्टोल मतलब चारों चैम्बर रिलैक्स्ड रहेंगे। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया सिकुड़ेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल सिकुड़ेगा। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में आएगा। हिंदी में भी लिख दूं क्या? लिख देता हूं ताकि आपको भूले ना। ज्वाइंट सिस्टोल मतलब चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे। चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया सिकुड़ेगा। एट्रिया सिकुड़ेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिकुड़ेगा। वेंट्रिकल का सिकुड़ना कह लें या सिकुड़ेगा। जो आपको समझ में आए, वेंट्रिकल का सिकुड़ना या वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, या आप लिख लेना अपने हिसाब से। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल का रिलैक्स होना। वेंट्रिकल का रिलैक्स होना या वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, इस तरीके से। इन चारों परिस्थितियों से होकर, इन चारों स्टेज से होकर एक कार्डियक साइकिल होगी। यानी सबसे पहले जब हम कार्डियक साइकिल का काउंटिंग करेंगे तो ज्वाइंट डायस्टोल होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी पहले चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होंगे, फिर सबसे पहले एट्रिया सिकुड़ेगी, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अब इसको और अच्छे से समझना चाहें तो चारों चैम्बर रिलैक्स में होंगे, तब ब्लड
एट्रिया के थ्रू बोले तो पल्मोनरी वेन के थ्रू और वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है हमारे हार्ट में एंटर करेगा और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, यानी ब्लड जैसे ही एट्रियम घुसेगा वेंट्रिकल्स में भी चले जाएगा क्योंकि सारे वाल्व ओपन होंगे। और जब फिर उसके बाद ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो एट्रिया सिकुड़ेगा, जिसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। जब एट्रिया सिकुड़ेगा तो जो ब्लड पहले ही जा रहा था वेंट्रिकल्स में वो 30% और उसके ब्लड फ्लो की दर बढ़ जाएगी और वेंट्रिकल्स में ब्लड और तेजी से जाएगा। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में चले गया तो ब्लड फुल हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो अब वेंट्रिकल्स की बारी होगी सिकुड़ने की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में मदद कौन करेगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल और फिर परकिंजे फाइबर। जो वेंट्रिकुलर राइट एंड लेफ्ट बंडल हैं और परकिंजे फाइबर है, इन दोनों को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यानी ये तीन क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर, ये वेंट्रिकल को क्या कंट्रैक्ट करने में मदद करती हैं, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में मदद करती हैं। तब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो उनके वॉल्यूम घटेंगे और प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड बैक फ्लो होना चाहेगा, कहां से? जहां से आ रहा था ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू एट्रिया से आ रहा था, तो फिर ये ब्लड एट्रिया में जाना चाहेंगे। लेकिन ये वाल्व बैक फ्लो को रोकते हैं कौन? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व हो या सेमी लूनर वाल्व हो या बॉडी में जहां कहीं भी वाल्व पाया जाएगा वो बैक फ्लो को रोकता है। तो वह बैक फ्लो को रोकने के लिए ब्लड वाल्व बंद होंगे। जब वाल्व क्लोज होंगे ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व, तब एक साउंड जनरेट होगी जिसे हम लब कहते हैं। लब साउंड जनरेट होगा जिसे हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, या कह ले कि जेरा धड़कत है तो आवाज आवत है, मेरे दिल की है आवाज, तो ये दिल की आवाज लब आती है और दूसरा आवाज कुछ नहीं आता है। अब जब वाल्व क्लोज हो गए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, फिर भी एक्शन को क्या कहते हैं, एट्रिया सिकुड़ेगा, उसमें प्रेशर बढ़ेंगे, तो फिर ब्लड कहीं और से निकलने की कोशिश करेगा। जैसे किसी आदमी को सताओ तो एक ही रास्ता नहीं ढूंढता है और कई रास्ता ढूंढता है ना, तो उसी तरीके से सताया हुआ जो खून है अब दूसरी तरफ से बहना चाहेगा। तब अब जो नीचे जो दोनों वेंट्रिकल्स के साइड में नलिकाएं लगी हुई हैं, जैसे राइट वेंट्रिकल्स में आपके पल्मोनरी आर्टरी लगा हुआ है और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा लगा हुआ है, और दोनों नलिकाओं में वाल लगा हुआ है। जैसे राइट वेंट्रिकल्स के नलिका जो है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वहां सेमिलूनर वाल है, और एओर्टा में जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वहां एओर्टा लगा, वहां भी सेमिलूनर वाल है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल्स में तब सेमिलूनर वाल्व ओपन होके और ब्लड फ्लो करके लंग्स को चले जाएंगे और यहाँ बॉडी टिश्यू को चले आएंगे। लेकिन तब यहाँ वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होना चाहेगा, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा यानी वेंट्रिकल रिलैक्स होंगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, तब जो ब्लड उस क्या एओर्टा में गई हो या पल्मोनरी आर्टरी में गई हो, ब्लड बैक फ्लो होकर फिर हार्ट की तरफ आना चाहेंगे क्योंकि प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो गया है। अब जब प्रेशर यहाँ डिक्रीज होगा, ब्लड फिर बैक करके हार्ट में आना चाहेंगी, तब ये जो सेमी लूनर वाल्व पहले ओपन हुए थे ये क्लोज होंगे, और जब ये क्लोज होंगे तब फिर एक सेकंड हार्ट साउंड आएगी, यानी दूसरी बार दिल की आवाज आएगी। दूसरी बार दिल की जो आवाज आएगी उसे डब कहेंगे। और इसी तरीके से कार्डियक साइकिल भी पूरी हो गई। एक कार्डियक साइकिल में 2 हार्ट साउंड आएंगे, एक लब और एक डब। और जो देखते हैं कि आपके गौवा में, आपके शहरवा में, आपके कहीं भी, जो आप जहां कहीं भी डॉक्टर को देखते हैं जो आला लगाए रहते हैं कान में और ऐसे करके दिल पे लगा लगा के छूते हैं ना, वो यही हार्ट साउंड ही काउंट करते हैं, हार्ट साउंड ही सुनते हैं। लब और डब का जो हार्ट साउंड आता है वो यही बताता है कि आपका हार्ट किस तरीके से चल रहा है, धड़क रहा है, जेरा धड़कत है सही से कि नहीं। समझ में आया? तो इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं दोस्तों, फिर भी हम एनसीईआरटी एक बार और रिसाइड कर दें ताकि आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाए। मैं बहुत टाइम ले रहा हूं, इतना ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इसलिए कि ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए कार्डियक साइकिल, हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस लुक टू बिगिन विद ऑल 4 चेंबर ऑफ द हार्ट इन द रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज दे आर इन द जॉइंट diastole as the tricuspid bicuspid valve are open. Blood from the pulmonary veins and the vena cava flow into the left and right ventricles
क्लोज्ड एट दिस स्टेज, जैसे हमने बताया पूरी चीजें वही पूरी कहानी पोथी है, आप ये समझ रहे हैं कि कैसे आया, कैसे बंद हुआ, कैसे खुला, वही वो सब बता रहा है। द SA node now generate an action potential which stimulate both atria to undergo the simultaneous contractions and atrial systole। वो जो बता रहा है कि नोड पहले एट्रिया को सिकोड़ेगा, दोनों एक साथ में सिकोड़ेंगी, वही चीजें बता रहा है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट द 30%। जब एट्रिया दोनों एक साथ में सिकुड़ेंगी, सेमीलूनर दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ही होंगे, तब 30% ब्लड फ्लो कहाँ वेंट्रिकल्स में चले जाएगा, वही बता रहा है यहाँ। द एक्शन पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN एंड AB बंडल। बोल रहा है कि जो वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो किससे होगा, AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से होगा। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट, और जहां बंडल ऑफ हिस जो लेफ्ट बंडल और राइट बंडल है, या फिर जिसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर बंडल ऑफ हिस बनता है। ये भी वेंट्रिकल को सिकोड़ने में मदद करते हैं, यानी कंट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। Entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract ventricular systole. The atria undergo relaxation coincide with the ventricular systole. जब एट्रिया रिलैक्सेशन होगा तब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, वही बता रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जो हमने पूरा बताया वही पूरी पोथी पत्रा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं आपको। ड्यू टू द अटेम्प्ट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, as the ventricular pressure increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side। जो हमने पहले बताया कि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल साइड में पल्मोनरी आर्टरी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में एवोल्टा होगा, और दोनों पर सेमिलूनर वाल्व होंगे। जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो सेमिलूनर वाल्व ओपन होंगे, और इस तरीके से आवाज आएगी, फलाना धमाका सब यहाँ हुआ, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर आप चाहें तो वह एक एक चीज में फिर से बताऊं, बहुत टाइम जाएगा, और आप समझ रहे हैं वही चीजें हैं यहाँ। अगर ऐसा कुछ आपको लगेगा तो बताइएगा, हालांकि फिर बता दूं, अगर कहें तो आप बता देते हैं, बता ही देता हूँ यार, ये तो आपको लगेगा भैया कहानी सिर्फ बता दिए हैं, ये चीजें बता नहीं रहे। तो राइट साइड में क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या रहेगा, अवोल्टा रहेगा। आर फोर्स्ड ओपन, जो सेमिलूनर वाल को ओपन करेंगे जब ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ेगा। तो अलाउंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेजल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और इस तरीके से जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, अवोल्टा में जाएगा, जिसी को सर्कुलेटरी पाथवे भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी कह रहा है। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, और अब जब फ्लो ब्लड फ्लो हो गया यहाँ वहाँ, यानी राइट वेंट्रिकल्स और राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड में अवोल्टा में, तब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वही बोल रहा है। वेंट्रिकुलर कहाँ है, ventricular pressure falls, ventricular now relax, ventricular diastole which prevent the and ventricular pressure falls causing the closure of the semilunar valve which prevent backflow of the blood into the ventricles. As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being impeted into them by the veins. The blood now once again move freely to the ventricles. The ventricles and the atria are now again in the relaxed state। वही बता रहा है कि जब इस तरीके से वेंट्रिकल्स अब जब रिलैक्स स्टेज में होगा तो ये सेमीलूनर वाल्व फिर क्लोज हो जाएंगे, जिससे डब साउंड आएगा। अब फिर दोबारा नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और दोबारा फिर चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होंगे, फिर वही प्रक्रिया होगी, यानी दूसरी जो हार्ट साइकिल चालू होगी। इस तरीके से फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में जो है राइट एट्रिया में वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और फिर वो ब्लड डायरेक्ट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, फिर वेंट्रिकल्स में चले जाएगा, और फिर बाद में वेंट्रिकल्स ऐसे नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ेंगे, और जिससे फिर 30% ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड जब ज्यादा हो जाएंगे फिर वेंट्रिकल सिकुड़ना चाहेगा, और वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा यानी कंट्रैक्ट होगा, तब फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन क्लोज्ड हो जाएंगे, जिससे कि बैकफ्लो ना हो, और फिर एक साउंड जनरेट होगी जिसे हम लब साउंड कहेंगे। और फिर जब ब्लड का प्रेशर और बढ़ते रहेगा वेंट्रिकल्स में, तो जो है जो सेमीलूनर वाल्व ओपन होंगे और ब्लड फ्लो फिर क्या अवोल्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगी, और फिर जब यहाँ से ब्लड चले गया यानी ब्लड सर्कुलेशन हो गया, तब
हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो फिर ब्लड फिर वापस जो है अवोल्टा और पल्मोनरी आर्टरी से हार्ट की तरफ बैकफ्लो करना चाहेंगे, जिससे सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा और सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होंगी। यानी यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होगी, और ये लगभग 1 मिनट में 70 से 75 बार होती है, यानी कि 72 टाइम्स होती है नॉर्मली, एवरेज में अगर देखा जाए तो। वही चीज यहाँ कह रहा है। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स एट्रिया आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स स्टेज। वही चीजें बता रहा है, और ये पढ़ने कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली repeated is called the cardiac cycle, and it consists of the systole and diastole of the both atria and the ventricles. As mentioned earlier, heartbeat 72 times per minute. That is the many cardiac cycle are performed per minute. Many cardiac cycle performed per minute मतलब 1 मिनट में 70 से 72 बार, जो 75 70 से 75 बार है, या एवरेज देख ले 72 बार, वही मेनी कार्डियक साइकिल है। जितने बार हार्ट बीट करेगा उतनी ही कार्डियक साइकिल होती है, वही बता रहा है। Many cardiac performed per minute. From this it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 सेकंड, जो हमने पहले ही बताया था कि एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड टाइम लगता है। अच्छा, फ्रॉम दिस इट कुड, अच्छा हाँ, यहाँ देखिए क्या दिया है, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्ड आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड व्हिच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये चीजें आपको समझना जरूरी है, मैं इसको समझाता हूँ, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का भी यूज करेंगे हम, और अच्छे से आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जब ये सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं, एट्रिया सिकुड़ता है, वेंट्रिकल सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो एक साइड के 2 वेंट्रिकल्स हमने बताया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, तो प्रत्येक वेंट्रिकल्स यानी ईच वेंट्रिकल्स जो है, प्रत्येक वेंट्रिकल्स एक बार में, यानी कि प्रत्येक या ईच कह लें, प्रत्येक वेंट्रिकल्स, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सब समझें, या इसको हम चाहते तो ईच भी लिख सकते, प्रत्येक वेंट्रिकल्स एक बार में। इंग्लिश तो सब लिख ही रहे हैं दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आए, अमीर गरीब बच्चे सबको, क्योंकि सब इंडिया से ही तैयारी करने वाले हैं। प्रत्येक वेंट्रिकल्स एक बार में, या ईच वेंट्रिकल्स एवरी टाइम्स रिलीज, एक बार में 70 ml, कितना, 70 ml ब्लड पंप करते हैं, कितना, 70 ml ब्लड पंप करते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों अब ये चीजें आप नोट कर ले, एक वेंट्रिकल्स, प्रत्येक वेंट्रिकल्स एक बार में, यानी 2 वेंट्रिकल्स हैं, दोनों 70-70 ml ब्लड क्या कहेंगे, रिलीज करेंगे, तो जिन्हें स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में एक वेंट्रिकल्स जो है 70 ml ब्लड रिलीज करती है, और हमारा हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार, लगभग एवरेज जो है 72 बार जो हमारा हार्ट बीट करता है, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल, या हार्ट रेट कह लें, यूं कह लें। हार्ट रेट हमारा कितना है, कार्डियक साइकिल 1 मिनट में, हमारा हार्ट रेट 1 मिनट में कितना है, 72 टाइम्स, या 72 बार कह लें। हार्ट रेट कितना है, 72, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, एक बार में 70 ml एक वेंट्रिकल से रिलीज करती है, और हमारा हार्ट रेट कितना है, 72, तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना हुआ 1 मिनट में। कार्डियक आउटपुट मतलब हमारा हार्ट कितना ब्लड रिलीज कर दिया,
हमारी वेंट्रिकल्स कितने ब्लड रिलीज कर दी, तो कार्डियक आउटपुट इसको कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट पूरा नहीं लिखे हैं, हार्ट रेट या रेट लिख दिए हैं सिर्फ हम, या हार्ट रेट लिख दें, इतना कंजूसी जरूरी नहीं है ना, इतना लिख ही देते हैं, जाने दो भैया, कंजूस हम नहीं है। एक सेकंड और लगेगा यार, बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो दिल खोल के पढ़ाए। हाँ, हार्ट रेट। अब देखिए कार्डियक आउटपुट कितना है, 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, हार्ट रेट हमारा कितना है 72। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, कितना 70 ml है ना, तो 7 सत्ते 49 कितना हो गया 4900, और 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5040 ml। कितना 5040 ml, कितना स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा 5040 ml। इसी को हम एवरेज में कह लें या लगभग में कह लें, लगभग में ये कितना हो जाएगा 5000 ml, 5000 ml, या यूं कह लें कि 5 लीटर कह लें। 1 मिनट में कितना, पर मिनट में कितना, पर मिनट में कितना 5 लीटर। हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है 1 मिनट में 5 लीटर, या 5040 ml कह लें, या 5000 ml कह लें, तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट है। अब यही एनसीईआरटी आगे कहना चाह रहा है, इसको हम एनसीईआरटी के थ्रू बता दें। ये हम इसलिए फार्मूला बता दिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड which is called the stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate, number of heartbeat जिसको कहते हैं, gives the cardiac output. Therefore the cardiac output can be defined as the volume of the blood pumped out by the each ventricle per minute, and average 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कितना करेगा 5 लीटर ब्लड प्रत्येक उसका वेंट्रिकल्स, एक वेंट्रिकल्स करेगा, कितना प्रत्येक वेंट्रिकल्स, तो एक वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, तो दोनों अगर लेंगे तो 10,000 ml हो गया, लेकिन एक वेंट्रिकल्स हमारा 5 लीटर ब्लड पंप करता है हर मिनट में। कार्डियक आउटपुट उसकी कितनी होती है 5 लीटर, वो हेल्दी इंडिविजुअल में जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, और अगर मरीज है तो हो सकता है कि उसके इतना ना हो। क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी, अच्छा हाँ यहाँ कहाँ हम पढ़ रहे थे, स्ट्रोक विल एज वेल एज द हार्ट, हाँ 5 liters in a healthy individuals. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate, thereby the cardiac output. अब ये कैसे अल्टर हो सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों अल्टर हो सकते हैं। कैसे, अगर कोई खिलाड़ी है, कोई एथलीट है, कुश्ती करने वाला हो गया, एक्सरसाइज करने वाला हो गया, जिम करने वाला हो गया, तो उसके स्ट्रोक वॉल्यूम घट या बढ़ सकते हैं। कैसे, जब हार्ट रेट बढ़ेगा, वैसे नॉर्मल आदमी 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट उसकी होती है, जब ये हार्ट बीट ज्यादा हो गए तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी वेरी करेगा, और जब ये हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम वेरी करेंगे तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक वेरी करने लगेगा। यही चीज यहाँ कहना चाह रहा है दोस्तों। हाँ, कार्डियक आउटपुट, द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, thereby the cardiac the body has the ability to alter the stroke.
वही बोल रहा है कि हमारे शरीर के पास ये क्षमता होती है कि हम उसे अल्टर कर लें। जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये घट बढ़ सकते हैं। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through the stethoscope। जो डॉक्टर लगाता है गले में उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिससे हम बुखार उखार हालांकि कहते हैं ना, जब बुखार उखार हो गया या डॉक्टर के पास गए तो वो चेक करता है। बुखार चेक करने के लिए हालांकि स्टेथोस्कोप का काम नहीं है, वो तो ऐसा डॉक्टर लगा के आपका हार्ट साउंड चेक कर रहा है। बुखार चेक करने के लिए तो थर्मामीटर है, लेकिन जो वो आला लगा कर आपके सीने पर या पीठ पर रखता है ना, बोलता है सांस लो जोर जोर से, तो वो आपके हार्ट बीट को चेक करता है दोस्तों, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड। हमने बताया था पहले ही, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas the second heart sound is associated with the closure of semilunar valve. The sound are clinically diagnostic significance। यानी ये साउंड अगर आपका अल्टर हो रहा है या सही से नहीं आ रहा है तो अभी पता चलेगा कि आप बीमार हैं। समझ में आया दोस्तों? अब आएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की तरफ, और फिर डबल सर्कुलेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, और फिर डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए। फिर हम आते हैं अगले वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है और हम पढ़ाएंगे आपको पूरा ही लेक्चर, लेकिन इसे छोटे छोटे पार्ट में कर दें ताकि आप आसानी से समझ ले जाएं और ज्यादा लेंदी वीडियो ना हो दोस्तों। बाय बाय। फिर हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं ईसीजी को लेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को लेकर। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।